प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हम एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस फेंक देते हैं, तो वो कहता है केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाता है। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो मुझे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाला, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वही मैं एक्स एक्सिस के लिए लगा दूंगा, वही मैं वाई एक्सिस के लिए लगा दूंगा। तो जब मैं एक्स के लिए लगाऊंगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई एक्सिस के लिए जब मैं लगाऊंगा तो वाई की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे पास में जो एक्स हो जाएगा वो आर हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टी, और टी की वैल्यू थी 2u sin थीटा बाय जी। तो 2 तो हमारे पास में बाहर आ गया, sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, u इंटू u स्क्वायर होता है, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। चलो तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ने के पहले अपने को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, उन बेसिक चीजों की अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन टू डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन 2D, जिसका एक स्पेशल केस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका एक स्पेशल केस क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अपन मोशन इन 2D के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो उसके पहले कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, उसके पहले पता होना चाहिए कुछ बेसिक वेक्टर्स के बारे में। तो बेसिक वेक्टर्स के बारे में कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चे अब जानते हैं। हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। हमने ऐसा देखा कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको, इतनी दो चीजें अपने को पता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं ऐसा लिखता हूं कि मेरे पास वेलोसिटी इज 2i कैप, तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास वो 2 है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपने एक्स एक्सिस भी लिखा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होता है, अगर माइनस 2i कैप लिखा होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाए। तो हमने क्या करा, हमने ये देख लिया कि इस आई कैप का मतलब क्या, आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल डायरेक्शन अलोंग। ऐसे ही अगर अपन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक कंपोनेंट, तो मैं उस वेक्टर क्वांटिटी को ऐसा लिख सकता हूं कि वो मेरे पास में है कुछ आई कैप प्लस बी जे कैप। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं ए और बी को ऐड कर दूंगा, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये काय का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसके अंदर जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो ए है और जो जे कैप का कोफिशिएंट है वो बी है। इसका मतलब कि ये जो भी मेरा वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना है ए, और जो इसका कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस वो कितना है हमारे पास बी है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर a प्लस बी हमारे पास इसकी वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि अगर मेरे पास में है कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, अब मैं इसे अगर थ्रो करता हूं तो हमारे पास में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये ऊपर भी जा रहा है और ये, तो कोई एक कंपोनेंट इसका आगे की तरफ लेके जा रहा होगा, कोई एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा। तो अब हमारे पास में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट होगा अलोंग, एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट होगा अलोंग। तो अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ए है और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो बी है। तो हमारे पास में इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इसी के बाद अगली चीज जो मेरे पास में आती है वो मेरे पास में आती है कि अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो x इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालना है तो वो मेरे पास होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस। क्या इतनी बात क्लियर? फिर इसके बाद जो अगली चीज मेरे पास में आती है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अगर अपने को पता है तो फिर अपने पास में क्या हो जाएगा, मोशन को पढ़ना बहुत ही आसान सा हो जाएगा। फिर हमारे पास में अगली चीज आती है जब अपन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं। क्या करते हैं हम? अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, हमें बचपन में ऐसा बताया गया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? तो ये जो डिनोमिनेटर का हाइपोटेनियस अगर इधर चल जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। तो अगर मेरे पास में कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज माय वेक्टर क्वांटिटी ए, जिसको ओपी मेरा कोई एक वेक्टर क्वांटिटी ए हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी जो हो जाएगा वो मेरे पास में लेंथ ए के बराबर हो जाएगा।
है ना, एक ही लेंथ के बराबर हो जाएगा, वेक्टर की लेंथ के बराबर। अब अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास में ये OP इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा हियर, तो हमारे पास में क्या होगा कि ये वाली जो क्वांटिटी है बेस के बराबर है, और हमने ऐसा देखा कि cos थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा मेरे पास h cos थीटा। ऐसे ही अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो वो होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h साइन थीटा। तो मेरे पास में यहाँ से ऐसा हो जाएगा कि ये जो बेस है ये हो जाएगा मेरे पास h cos थीटा, और h किसके बराबर है, a के बराबर, तो ये कंपोनेंट होगा a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बोलूँ या फिर मैं ये वाला कंपोनेंट बोलूँ, ये हो जाएगा a साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास बेस था। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है अगर मेरे पास में, तो मैं उसे कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया, जिधर एंगल थीटा बन रहा है वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इसको लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा cos थीटा लगाना है, ठीक है, उससे आपके पास इतनी चीज आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अपन चलते हैं, अगर हमारे पास में कभी भी एक ऑब्जेक्ट है जो 2 डायमेंशन के अंदर मोशन कर रहा है, तो आप बोलोगे कि भैया हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ता हूं कक्षा 9वीं के अंदर। अब इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस, कब कब ये इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है? क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा लग सकती है? नहीं लग सकती। ये इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास तभी लग सकती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट द गाड़ी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 10 और फिर 20, ठीक है, 10 की एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो उसकी स्पीड वेरी करेगी, वेलोसिटी वेरी करेगी, वो चल जाएगा, ठीक है, बट क्या वेरी नहीं करनी चाहिए? एक्सेलरेशन वेरी नहीं करनी चाहिए। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। और एक पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास का मतलब होता है कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, डिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, ठीक है। अब अगर अपन चलते हैं कि हमारे पास में क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह लगती है, तो हर जगह ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगती। अब मोशन इन 2 डायमेंशन की अगर अपन चर्चा करें, किसकी चर्चा करें बच्चों? अगर अपन चर्चा करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन की, या अपन सिंपल मोशन की ही बात करें, तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स और होते हैं। सबसे पहला बेसिक रूल ये होता है कि मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है तो वो मेरे पास आती है d/dx ऑफ s, मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। आप पोजीशन को, जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलती है? वेलोसिटी। अब डिफरेंशिएशन जितने बच्चों को नहीं आता उनको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास d/dx ऑफ x टू दी पावर n होता है तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, बस इतना सा ही आपको दिमाग में रखना है अभी जो अपने पास एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब को तो वो हो जाएगा मेरे पास 3x², पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाए। यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करा है तो ऐसा हो गया। अगर इसी के बदले प्यारे बच्चों मैं d/dx ऑफ या d/dt ऑफ एक्स क्यूब करता तो एक्स क्यूब है तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। इसके बाद आपको एक चीज़ और साथ में लिखनी है dx/dt, क्योंकि यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे कि आपने x को डिफरेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू t। आप बोलोगे भैया पहले क्यों नहीं लिखा? लिख लेते पहले भी, पर यहाँ पर भी dx/dx कितना हो जाता? 1 हो जाता, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपने x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, x के फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास में ऐसा होता है कि वेलोसिटी
इज डी बाय डी टी ऑफ पोजिशन, ऐसे ही एक्सेलरेशन वो होता है डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी। क्या इतनी बात क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बहुत सिंपल से एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बात करूं तो हमारे पास में मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट केवल एक्स एक्सिस के अबाउट या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में। अभी अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अभी अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट का मोशन इन टू डायमेंशन हो रहा है वो केवल और केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से ही हो, वो कैसा भी मोशन हो सकता है। देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास में जैसे ये पेन है, अब मैं इसको ऐसा फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि हमारे पास में ये कैसा जाएगा और कहाँ जाएगा, जान दो, वहीं भी जान दो, ठीक है। तो अब मेरे पास में क्या है, इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो होगी वो इसकी पोजीशन से पता चलेगी, है ना। अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को ऐसा जोर से फेंका कम एंगल के साथ में तो ये दूर ज्यादा जाएगा, तो इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग जल्दी जल्दी बदलेगी, वाई एक्सिस के अलोंग धीरे धीरे बदलेगी, है ना। तो मेरे पास में क्या हो सकता है, कैसा भी रिलेशन बन सकता है उसके लिए। आई बात समझ में? तो अगर अपन देखें तो मैं ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट्स से एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in xy plane such that its position along x-axis and y-axis is a function of time। उसकी जो पोजीशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वो क्या है, किसी भी तरह से एक टाइम का फंक्शन है। लेट्स से एक्स जो है वो मेरे पास टी क्यूब है और जो वाई है मेरे पास वो टी स्क्वायर है। मतलब कि टी इक्वल टू 1 के 0 के ऊपर एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू, पर टी इक्वल टू 1 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू, अरे पर t इक्वल टू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू, तो मैं अलग अलग टाइम के ऊपर देख सकता हूँ x और y कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट के अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास उस हिसाब से वो ये xy कोऑर्डिनेट तो अपन अलग अलग xy कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं, है ना। 0,0 पे यहाँ पे था, 1 के ऊपर यहाँ पर था, ठीक है, कहीं ऐसा कुछ जाएगा फिर ऐसा कुछ चले जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 के ऊपर जब अपन टाइम t2 रखेंगे तो हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो रहा था 8, ये वाला t इक्वल टू 2 रखने पर y कोऑर्डिनेट कितना हो रहा था हमारे पास 4। इस तरह से कुछ भी मोशन हमारा ऑब्जेक्ट कर सकता है। अब आपसे किसी ने बोला कि भाई यहाँ पर आपके पास में जो उसकी x और y पोजीशन है वो काय के ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर, तो क्या उसकी x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, एक्स एक्सिस के अलोंग का कोऑर्डिनेट टाइम पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, टी क्यूब। काय पे रिप्रेजेंट कर रहा है, काय पे रिप्रेजेंट कर रहा है, टी क्यूब। अब अगर मैं बोलूँगा तो मेरे पास जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकालनी होगी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है मेरे पास, टी क्यूब। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगी डी बाय डी टी ऑफ टी क्यूब, और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 3t²। कितने बच्चों को ऐसा समझ में आ गया? क्या ये बेहद ही आसान सा काम है? हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग मूव कर रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट मूव, एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी पोजीशन है वो और जो वाई एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन है वो दोनों की दोनों पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, दोनों की दोनों टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मुझसे किसी ने बोला कि भाई वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने बोला देखो आपको कौन सी वेलोसिटी चाहिए, आपको वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए या वेलोसिटी अलोंग, तो अगर आपको वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए तो आपको पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
ऐसे ही आपने बोला अगर हमें वेलोसिटी अलोंग y चाहिए तो मैंने बोला y की जो पोजीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के स्क्वायर पे। वो काय पे डिपेंड कर रही है, वो काय पे डिपेंड कर रही है, वो काय पे डिपेंड कर रही है। तो अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास में जो वेलोसिटी अलोंग y हो जाएगी वो कैसे मिलेगी, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा पोजीशन अलोंग y को, तो मेरे पास में जो वेलोसिटी अलोंग y हो जाएगी वो हो जाएगी d/dt ऑफ टी स्क्वायर। अभी अपन ने देखा था कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। टी की पावर कितनी है, 2, पावर आगे आ जाएगी तो 2 हो जाएगा, 2t और t की पावर 1 हो जाएगा। तो अगर अपन देखेंगे तो वेलोसिटी अलोंग y जो हो जाएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2t। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर? तो हम इसको अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं। क्या कहते हो बच्चों? अब इसी के बाद अगर किसी ने हमसे पूछा होता है कि भाई अगर आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो क्या, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, क्या ऑब्जेक्ट का मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है, और अगर एक्सेलरेटेड है तो उसका एक्सेलरेशन आ सकता है क्या? तो मैंने बोला देखो भाई, हमने अभी हाल देखा कि उसकी जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो कितनी आई थी, और जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आई थी वो कितनी आई। अब आप मुझसे बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन निकालो, तो मैं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस निकालनी है तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ। मतलब कि मुझे क्या करना है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, d/dt ऑफ vx करना पड़ेगा। अरे क्यों करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेलरेशन अलोंग x निकालना है। मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे एक्सेलरेशन अलोंग y निकालना होता तो मैं कौन सी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता, y वाली वेलोसिटी को करता। तो अगर अपन देखेंगे तो एक्सेलरेशन अलोंग x हो जाएगा मेरे पास d/dt ऑफ 3t स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन अलोंग x आ जाएगा मेरे पास 60। ठीक है, यूनिट में लिख लूंगा बाद में, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास ऐसे ही एक्सेलरेशन अलोंग y जो आ जाएगा वो आ जाएगा d/dt ऑफ vy। क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि मुझे y के अलोंग एक्सेलरेशन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y वाले कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करना। अगर इसी से मैं देखूंगा तो एक्सेलरेशन अलोंग y आ जाएगी d/dt ऑफ 2t, तो एक्सेलरेशन अलोंग y आ जाएगी मेरे पास 2। क्या इतनी बात क्लियर, क्या इतनी बात क्लियर? अब इसी चीज को एक बार और देखते हैं। इसी चीज को अगर एक बार और देखें तो मैंने बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग मोशन इन xy plane such that x की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू कितनी थी। अरे तो x के अलोंग जब वेलोसिटी निकालनी होगी तो मुझे x को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी अलोंग, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है क्या, नहीं, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर यहाँ पर t की पावर कितनी है 3, तो पावर आगे आ जाएगी तो कितनी हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, और t की एक पावर कम हो जाएगी तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अपन देखेंगे तो वेलोसिटी अलोंग x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3t स्क्वायर, वेलोसिटी अलोंग y हो जाएगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन अलोंग x आ जाएगी 60, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन अलोंग y आ जाएगी 2। क्या इतनी बात क्लियर है? ये क्या करा हमने, हमने मोशन को दो पार्ट्स के अंदर अलग अलग तोड़ दिया। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस को अलग से कंसीडर कर लिया, मोशन अलोंग वाई एक्सिस को। देखो ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ऑब्जेक्ट तो अगर ऑब्जेक्ट एक ही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में कि किसी भी टाइम के ऊपर, टाइम जो t टाइम x कोऑर्डिनेट के लिए वही t टाइम y कोऑर्डिनेट के लिए। अब मैं बोलूंगा कि 5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, तो 2 यहाँ भी रख दोगे और यहाँ भी रख दोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट अलग आ जाएगा, y अलग आ जाएगा। पर अगर मैंने बोला 5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पर t रख दोगे, यहाँ पे t 5 रख दोगे। अगर मैंने बोला उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो यहाँ पर t 5 और यहाँ पर तो t बचा ही नहीं है, तो 2 ही रहेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अगर मुझसे किसी ने बोला क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ? मैं कर तो सकता हूँ, पर केवल y एक्सिस के लिए कर सकता हूँ। x कोऑर्डिनेट के लिए हम उसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन
एप्लीकेबल नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो आप v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते वहां पर, y में लगा सकते हो क्योंकि y की एक्सेलरेशन क्या आ गई। क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? अब इसी चीज को क्या हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करना आ जाएगा तो बहुत 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 आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैंने बोला देख भाई किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये मान लेते हैं पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, मैं मान लेता हूं कि O से P जो हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ पॉइंट P। अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में ये पोजीशन वेक्टर को ऐसे मैं निकाल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अपन कितना डिस्टेंस गए x, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना गए हम। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि OP इज इक्वल्स टू OM प्लस MP। तो मेरे पास में जो OP होगा R वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप इसलिए क्योंकि x डिस्टेंस मैंने चला है अलॉन्ग x एक्सिस और ये y डिस्टेंस मैंने पैरेलल टू y एक्सिस चला है या फिर अलॉन्ग y एक्सिस चला, बात एक ही है, तो y जे कैप हो जाएगा। आई कैप और जे कैप क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास में किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। x डिस्टेंस किसके अलॉन्ग गया वो, और y डिस्टेंस किसके अलॉन्ग गया वो। आप बोलोगे सर y एक्सिस तो इधर था, वो तो इधर गया, अरे पैरेलल ही गया ना, अलॉन्ग तो इसके ही गया ना, है कि नहीं? आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारे पास में जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, एक्स आई कैप प्लस वाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में पोजीशन हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मैंने पोजीशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में। अभी अपन पहले इसके पहले क्या कर रहे थे, हम दो कंपोनेंट अलग बना रहे थे, एक्स एक्सिस वाला अलग देख रहे थे और वाई एक्सिस वाला। आप यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके साथ में भी देख सकते हो। यहाँ पर प्लस का साइन ये थोड़ी बोलता है कि एक्स और वाई को प्लस कर दोगे, एक्स और वाई को प्लस नहीं करोगे। प्लस का साइन ये बोलता है कि आपका जो भी वेक्टर क्वांटिटी है इसके दो कंपोनेंट है, एक है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक है अलॉन्ग। आई बात समझ में? उसको साथ में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप प्लस लगा दोगे। चलो, अब अगर मुझसे किसी ने बोला है कि वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने बोला भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। तो मेरे पास में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या बोलते हो? अब सिंस हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है, टी क्यूब, y की वैल्यू कितनी है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में वेलोसिटी आ जाएगी डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो आपके पास में वेलोसिटी आ जाएगी डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर जे कैप। अब टी क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन के अंदर हमें क्या करना है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर, तो टी क्यूब की पावर कितनी है, 3 है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास में वेलोसिटी हो जाएगी 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे। इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है, 3t स्क्वायर, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो कितना है, 2t। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई संदेह है? क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? क्या इसमें किसी को कोई परेशानी? कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाथ उड़ाओ। तो कितने झूठे बच्चे हैं बताओ, आया तो समझ में आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया फिर तो। फिर अगर अपन वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी? टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? तो अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो हमारे कहने एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इससे अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मैं डायरेक्टली कर दूं, है ना, ऐसा अलग अलग ही होगा। आप 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, और 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, क्योंकि t की पावर 1 है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1 - 1 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है ना। तो हमारे पास में इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा 6t आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द मोशन इन 2 डायमेंशन इन अ वेक्टर फॉर्म। मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना भी मोशन है उसके लिए क्या लगा रहा हूँ, आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो भी मोशन के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए क्या लगा रहा हूँ, जे कैप। कितने बच्चों को ऐसा समझ में आ गया? वेरी इजी, वेरी आसान, भयंकर भीषण आसान है ये, भीषण आसान है ये, बहुत ही बढ़िया। अब अगर अपन देखें तो हमारे पास में क्या होता है कि
मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं क्या 2 डायमेंशन के अंदर? तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन 2 डायमेंशन में लगा सकते हो। आपके पास में शर्त क्या है? कौन सा एक्सेलरेशन, अलोंग एक्स एक्सिस वाला कि वाई एक्सिस वाला? दोनों। अगर x के अलोंग y कांस्टेंट हो गया एक्सेलरेशन और y के अलोंग नहीं हुआ तो क्या मैं पूरे मोशन के लिए लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, केवल x एक्सिस के लिए ही लगा सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होती है जब हमारा एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगेगी। चलो तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स से acceleration of object is constant। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? अब अगर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो इस तरह से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर मोशन इन 2 डायमेंशन का आता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसमें क्या है? अब ये क्वेश्चन आपके पास में कहीं से भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि मोशन इन 2D से ही बनेगा। ये क्वेश्चन आपके पास में बन सकता है मोशन इन 2D से। ये क्वेश्चन आपके पास एनएलएम में बन सकता है कि फोर्स लगा दिया मैंने, अब फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेशन होगी, हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, कांस्टेंट नहीं भी होगी तो पिछला वाला मेथड देख ही लिया अपन ने, डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे चीजें। आपके पास में यही चीज वर्क पावर एनर्जी से भी हो सकती है, आपके पास यही चीज ग्रेविटेशन में भी हो सकती है, आपके पास यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो सकती है, आपके पास यही चीज मैग्नेटिज्म में हो सकती है। तो किसी भी तरह का मोशन हो रहा है तो आपको बेसिक तो जीवन का मोशन ही है ना, क्योंकि जब भी आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अब जरूरी तो है नहीं कि हर बार वो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, हो सकता है कि वो एक्स और वाई प्लेन में मूव करने लग जाए। ठीक है, मोस्टली तो ऑब्जेक्ट प्लेन में ही मूव करेगा, है ना। तो अब हमारे पास में क्या है कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट तो हमने माना कि ए एक्स जो है वो उसका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये टाइम या पोजीशन के साथ वेरी, मतलब जैसे अपन ने एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस को लिख दिया 5 है तो 5 कांस्टेंट हो जाएगा। पर अगर मैंने बोल दिया कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो 5x³ है तो जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी वेरी करेगी, फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। अगर मैंने बोला कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 3t² है तो फिर टाइम के साथ में वो वेरी करेगी, तो फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ना तो वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है ना ही वो पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है भैया। तो अब अगर अपने करने क्या है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो कांस्टेंट है, ए वाई मेरे पास में है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास 2 तरीके हैं, हमारे पास में 2 मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के या कॉन्सेप्ट्स को समझने के। फर्स्ट मेथड जो है मेरे पास में वो हमें ये बोलता है कि भाई साहब आप मोशन को मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस अलग लो एंड वाई एक्सिस अलग लो। टी टाइम सेम है, दोनों कंपोनेंट्स के लिए क्या चीज सेम है? तो दोनों को कैसे जोड़ दो? टाइम से। टाइम एक ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? दोनों के लिए क्या हो जाएगा? अब अगर मैं मोशन की बात करूं तो किसी भी मोशन के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, तो मोशन को समझने के लिए हाउ मेनी पैरामीटर्स डू वी नीड? देखो जिंदगी के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज को समझने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता पड़ती है। काहे की आवश्यकता पड़ती है लल्ला? पैरामीटर्स की। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स, है कि नहीं? मेरी प्रायोरिटी क्या है, दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स जिसके ऊपर अपना जीवन चलता है। तो वैसे ही मोशन को समझने के लिए मेरे पास में कुछ बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके बाद में जाके बात कर सकता हूं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा। अब मैंने तुमसे बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 सेकंड बाद बताओ कि उसकी स्पीड क्या होगी।
तुम बोलोगे भैया माना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मैं ये भी सोच सकता हूं कि 5 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड जो पहले वाली स्पीड है उससे ज्यादा होगी, ये तो मैं बोल दूंगा। पर अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो मुझे किस चीज की जरूरत है? पहले कितनी स्पीड थी वो तो बताओ, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू u प्लस, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 में आपने a दे दिया, t दे दिया, u तो दिया ही नहीं, ओ भाई यो कहीं, तो मैं उसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे कैलकुलेट ही नहीं कर सकता अगर मेरे पास क्या नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं। तो सबसे पहला पैरामीटर मेरे को ऑब्जेक्ट को समझने के लिए चाहिए कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है। क्या इतनी बात क्लियर? तो मेरे पास में दूसरी कहानी है, मैंने बोला अच्छा एक काम कर, तू इनिशियल वेलोसिटी 50 ले ले, बढ़िया सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी 50 है, एक्सेलरेशन 5 का है, ठीक है। 10 सेकंड बाद बता दे मुझे कि उसकी पोजीशन क्या होगी। खेल लिया आपने, पूछो क्यों? आपने ये तो बोला नहीं कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है या, अब मैं बता दूंगा कि ये उसकी पोजीशन है, आप बोलोगे अरे बेटा यहाँ से ही चालू हुआ था। अब बता, ओरिजिन से चालू होगा तो यहाँ जाएगा, पर अगर 10 मीटर से चालू होगा तो और आगे जाएगा ना, ठीक है। तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इनिशियली ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो मुझे किन किन पैरामीटर्स की जरूरत चाहिए अगर मुझे मोशन को पूरा का पूरा समझना है। आप समझो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, बड़ी खूबसूरती के साथ डिफाइंड है। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस s इज इक्वल्स टू ut प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो पहली वाली इक्वेशन के अंदर मेरे पास 4 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर मेरे पास 4 ही वेरिएबल है। देखो पहले वाले में v है, u है, a है, t है, दूसरे वाले के अंदर s है, u है, t है और a, और जो तीसरी वाली इक्वेशन के अंदर भी तुम देख रहे हो कि 3 इक्वेशन है और कितने वेरिएबल हैं? 3 इक्वेशन है और कितने वेरिएबल हैं? 3 इक्वेशन है और कितने वेरिएबल हैं? इसका मतलब कि इन इक्वेशन को सॉल्व अगर मैं करूंगा, अगर चारों की वैल्यू नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई बस सर। फिर आप बोलोगे कि अरे भैया आपने a और t दिया था, तो अब तो हम कर लेंगे ना सॉल्व, क्योंकि हमारे पास में 2 वेरिएबल हो गए जिनकी वैल्यू मुझे पता है। कितने वेरिएबल हो गए? तो खुश हो जाता हूं मैं, तो मेरे पास 2 वेरिएबल है, a पता है मुझे और आपने तो v निकालने को बोला था, तो बस मुझे कहीं से u निकालना है, पर वो कहीं से u आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप a और t यहाँ पुट कर दोगे तो v इक्वल्स टू u प्लस at होगा, a और t यहाँ पे पुट कर दोगे तो s इक्वल्स टू u और के टर्म्स में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 वेरिएबल और यहाँ पर भी a और t तो है ही नहीं। तो आपको क्या है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई भी चीज, सो गया है जहां, क्या कर रहे हो तुम? ध्यान लगा रहे हो क्लास में, खड़े हो जाओ, वहां पर खड़े होकर पढ़ा करो। ऐसे नींद आती है तो खड़े हो जाओ सही में। क्या तो अगर अपन देखेंगे तो हमारे कहने क्या हो रहा है, हमारे कहने ऐसा नहीं हो सकता कि अपने पास में 1 या 2 वेरिएबल होंगे तो ये 4 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। आपको मिनिमम 3 पैरामीटर्स तो चाहिए होते हैं, नहीं तो आपके पास में ये वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन बन जाती है। ये किसके टर्म्स बन जाती है? तो आपने बोला कि सर अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या क्या चाहिए। अगर बेसिकली मोशन को छोड़ा भाई समझना है तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए किस समय पे चाहिए मुझे, किस समय पे उसकी वेलोसिटी चाहिए, कुछ समय पे उसकी पोजीशन चाहिए, किस समय पे उसका एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। ऑल्दो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अब अगर अपन देखेंगे तो पोजीशन या वेलोसिटी को निकालने के लिए मुझे एक तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, दूसरा मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, और वो टाइम चाहिए जिस टाइम के ऊपर मुझे ये सब कुछ निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है कि मैं क्या करता हूं कि मोशन इन 2D को करने के लिए मेरे पास मोशन को मैं अलग अलग 2 भागों में विभाजित कर देता हूं। मैं पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस को अलग से समझूंगा और मोशन अलोंग वाई एक्सिस को। तो मैंने ऐसा देखा कि मुझे अगर मोशन को समझना है तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मेरे को मोशन अलोंग एक्स एक्सिस को समझना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग, मुझे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स चाहिए और एक्सेलरेशन अलोंग, तभी जाके मैं इक्वेशंस बना सकता हूँ। और ये मोशन अलोंग एक्स हो या वाई हो, कौन सी वाली चीज है जो दोनों को जोड़ रही है? समय, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। ये ऑब्जेक्ट इस समय पे इतना एक्स एक्सिस के अलोंग गया तो ये ऑब्जेक्ट इस समय पे इतना वाई एक्सिस के अलोंग गया, तो वो 2 सेकंड के ऊपर 2 सेकंड तो सेम है ना दोनों के लिए। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस को अलग कर दूंगा, मोशन अलोंग। अब मेरे पास में क्या क्या चीजें चाहिए, बेसिकली मुझे चाहिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस।
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में x के अलोंग अलग से लगा सकता हूँ और मैं y के अलोंग। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी अलोंग x निकालनी किसी भी टाइम पे तो वो हो जाएगी मेरे पास ux प्लस ए एक्स इंटू टी। मेरे को पोजिशन अलोंग x निकालनी है तो वो हो जाएगी ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली भी एप्लीकेबल है, वी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स प्लस 2। ठीक है, और ऐसे ही अगर अपन देखेंगे तो मोशन अलोंग y एक्सिस के लिए भी मेरे को ऐसा करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे पास में वेलोसिटी अलोंग y जो हो जाएगी वो हो जाएगी एस वाई, जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ऐसे ही मेरे पास वी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एस वाई। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग एक्स वाई एक्सिस दोनों को अलग अलग तरह से स्टडी, और दोनों को जोड़ूंगा किससे, दोनों को जोड़ूंगा किससे, दोनों को जोड़ूंगा किससे। क्या इतनी बात क्लियर है? एक तरीका तो मेरे पास है ये वाला। दूसरा तरीका ये है कि भाई साहब क्या मैं डायरेक्टली वेक्टर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, पर उसके लिए एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, कौन सा वाला, एक्स के अलोंग कि वाई के अलोंग, दोनों के अलोंग। किसी एक के अलोंग नहीं हुआ कांस्टेंट तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम नहीं लगा सकते। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड मेथड है ये मेरे पास, जिसमें हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अपन साथ में लिख सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि किसी भी इंस्टेंट पे जो उसकी पोजीशन है वो हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई, है ना, ये उसकी पोजीशन हो जाएगी, इसको ऐसे लिख लो वाला। किसी भी इंस्टेंट पे जो उसकी पोजीशन हो जाएगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास में है और उसका, तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अगर अपने पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग, इनिशियल टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग, एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस एक्सेलरेशन अलोंग, ये दो चीज़ तो चाहिए ही सही। अब अगर अपन इससे देखेंगे तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आप s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लिख लो, इसमें s और u की वैल्यू पुट कर देना तो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में आपके पास पोजीशन आ जाएगी। तो वो जो आई कैप वाला कंपोनेंट होगा वो उसकी कौन सी पोजीशन होगी, अलोंग एक्स एक्सिस। जो वाई कैप जे कैप वाला कंपोनेंट होगा वो उसकी पोजीशन होगी अलोंग। क्या इतनी बात क्लियर है? और ऐसे ही अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास में जो फाइनल वेलोसिटी होगी एट टाइम t वो हो जाएगी कितनी, u प्लस ए टी। अगर इस वेलोसिटी के अंदर भी आई कैप वाला कंपोनेंट क्या देगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप वाला कंपोनेंट क्या देगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। कहो हाँ या कहो हाँ। तो आप वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीसरी वाली थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो वो वाली इक्वेशन आप डायरेक्टली यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो आती है एनर्जी कंजर्वेशन से या वर्क डन से, उसके अंदर ए एस के बदले ए डॉट एस हो जाता है, तो वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये वाली दो इक्वेशन लगा सकते हो जो आपको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में काम दे देंगे। ठीक है, तो अब अपन एक क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर मुझे क्वेश्चन दिया होगा तो मैं इन दोनों मेथड्स को अलग अलग अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं से बोला है कि मेरे पास में क्वेश्चन है, मुझे बोला है द ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स initial velocities along x and y axis are 3 meter per second and 4 meter per second, and its acceleration along x and y axis is 2 meter per second square and 1 meter per second square। ठीक है, सबसे पहले मुझसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल स्पीड, दूसरा मुझसे पूछा है फाइंड द एंगल इट विल मेक विथ एक्स एक्सिस इनिशियली, और तीसरा मुझसे पूछा है
find its velocity after t equals to 3 सेकेंड। अब मानो कि मुझसे ये सारी चीज़ें पूछी है, क्वेश्चन करने की सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इसको क्वेश्चन को पढ़ के देख लो, 1 सेकंड लगाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं तुम्हें जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आए। भले गिवन वाले पैरामीटर लिखना हो तो लिख लो, बाकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा, बस रीड करो उसको। कर लिया रीड, कर लिया, कर लिया रीड, कर लिया। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अगेन हमारे पास कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? अरे भाई कितने तरीके हैं? अगर 2 तरीके हैं तो मेरे पास पहली मेथड जो है वो क्या कहती है कि मैं क्या करूंगा, मोशन को 2 भागों में विभाजित कर दूंगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कर दूंगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कर दूंगा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कर दूंगा और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास इधर एक्स एक्सिस वाले पैरामीटर्स लिख लूंगा और इधर मैं किसके पैरामीटर्स लिखूंगा। अब अगर मैं इनिशियल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी थी? अगर मैं देखूंगा तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना था? एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना था? अब मुझसे बोला है कि भाई आपको क्या करना है, आपको t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड था ना, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के ऊपर मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी। और क्या क्या निकालना था मुझे ये निकालना था कि उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मुझे निकालना है कि वो कितना एंगल बनाएगा, मुझे क्या निकालना है कि वो। तो अगर मैंने बोला कि भाई सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन सबसे आसान वाला काम करते हैं, तीसरा वाला, जिसके अंदर मुझे उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकंड बाद। तो मैंने बोला उसकी जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ux प्लस ए एक्स इंटू टी। टी कितना है? वो 3 सेकंड जो इधर भी होगा वही 3 सेकंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है, जो उसका एक्स एक्सिस के लिए टाइम होगा वही उसका टाइम। तो मेरे पास इससे जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2 इंटू 3, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स आ जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी अलोंग वाई निकालूंगा तो वो हो जाएगी मेरे पास यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वेलोसिटी अलोंग वाई हो जाएगी, यू वाई कितना था 4 प्लस 1 इंटू 3, तो वी वाई हो जाएगा हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड। क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? तो आप ऐसे कर तोड़ सकते हो मोशन को, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कर देंगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब अगर अपन देखें तो हमसे बोला है कि भाई साहब आपको जो करना है वो काम क्या करना था, आपको उसका इनिशियल एंगल निकालना है। क्या निकालना है आपको? आपको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर एंगल निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है। तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया जी अगर मुझे निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, उसका मोशन जो हो रहा है, मान लेता हूं कि एट सम टाइम ऑब्जेक्ट इज एट p, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये उसका। आपने बोला कि हम क्या करते हैं, ओरिजिन से ये पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन बना लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं अल्फा। तो मेरे पास में जो tan अल्फा होगा इसकी वैल्यू होगी y अपॉन एक्स। इज दिस एंगल अल्फा is the angle made by direction of motion of object with x axis। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाला एंगल अल्फा वो एंगल है जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ में बना रहा है वो? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहां पर जब इसको एक पॉइंट P से रिप्रेजेंट करा तो मुझे तो पता ही नहीं कि वो मोशन कैसा। अगर ऐसा हुआ मेरे पास में भाई कि उसका मोशन जो हो गया वो लेट्स से कि हमारे पास में वो मोशन कुछ ऐसा कर रहा था, मैं मान लेता हूं कि वो मोशन कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसका इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो एंगल होगा
वो एंगल तो मेरे पास में कितना होगा, वो एंगल अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ बढ़ाता जाता हूँ तो वो ये वाला एंगल होगा सम थीटा। वो अल्फा होगा क्या, अल्फा वाला एंगल तो ये है कि उसकी पोजीशन कितना एंगल ओरिजिन के साथ बना है। अरे मुझे कौन सा एंगल निकालना है भाई, मुझे वो वाला एंगल निकालना है जो एंगल वो किसके साथ बना रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन नहीं होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा वेलोसिटी होती है। क्या होती है, क्योंकि हमें ऐसा पता है कि अगर मैं एक पत्थर को घुमाता हूं और कहीं भी छोड़ दूंगा तो टेंजेंशियल ही जाएगा। जब मेरे पास में ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा जा रहा है इस पॉइंट के ऊपर, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना बना रही है, थीटा। तो वो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा। अब उसकी वेलोसिटी होगी कुछ मान लेता हूँ v, तो उसकी वेलोसिटी के फिर से दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक vx और एक, तो vx वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, vy वाला कंपोनेंट हो जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो tan थीटा हो जाएगा मेरे पास vy अपॉन ये जो एंगल थीटा है, दिस इज द एंगल जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। क्या इतनी बात क्लियर? तो इस थंब रूल को अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो करते हैं वो यही गलती करते हैं। नीट के अंदर भी इस बार मजे मजे में उन्होंने डायरेक्शन ऑफ मोशन का एंगल पूछ लिया था, है ना, वो ऐसा कर्व जा रहा था, वो एंगल थीटा बन रहा था, ठीक है ना। ऑल्दो नीट वाले बच्चों ने बहुत परेशान हो गए, पर उस क्वेश्चन को देखते तो उसके जो 4 ऑप्शंस थे तुम्हारे पास में, उनको तुम बिना सॉल्व करे ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि उसके जो 4 ऑप्शंस थे उसके अंदर जो नीचे के 2 ऑप्शंस थे और ऊपर के 2 जो ऑप्शंस थे उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था, नीचे के 2 ऑप्शंस थे उनका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग था, ठीक है। तो आप अगर डायमेंशनल एनालिसिस करते तो नीचे के दोनों के ऊपर लगा लेते तो आपको पता चल जाता कि डायमेंशनली कौन सा वाला ऑप्शन सही है। अगर वो दोनों एलिमिनेट हो जाते तो फिर ऊपर के 2 बचते जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था, एक के अंदर x लिखा हुआ था, एक के अंदर y लिखा हुआ था। आपके पास कभी भी जीवन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और एंगल निकालना हो और वो x y के ऊपर डिपेंड करता हो, तो x को एक बार 0 कर देते, एक बार y को 0 कर देते, तो आपको समझ में आ जाता कि वो एंगल कितना बनाएगा, क्योंकि वो ऐसा करके ऐसा जा रहा है। अब अगर x 0 होता जाएगा, ऐसा कम होता जाएगा, तो वो एंगल भी तो कम होता जाएगा जिससे वो टिल्ट हो रहा है कि नहीं। तो x टेंडिंग टुवर्ड 0 पे जो डेविएशन का एंगल है वो 0 हो जाएगा, है ना। अब y जो था मेरे पास में वो ये वाला डेविएशन था, ठीक है कि नहीं। तो अब अगर मैं y को छोटा करता जाता तो मेरे को चाहिए होता कि वो कैसा जाए, तो उससे आप निकाल सकते थे। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हो। इन दैट केस दैट क्वेश्चन वुड हैव नॉट टेकन इवन 1 मिनट। बट तुम अब सोचोगे कि सर क्या आसान था पेपर नीट का, नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चों ने ये नहीं सोचा जो मैंने बोला तुम्हें। वो बच्चों ने ऐसा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम सोचते ही कहां हो, तुम तो क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, नहीं मिले तो गूगल कर लो। तुम लिखने की कोशिश नहीं करते, तुम सोचने की कोशिश नहीं करते, तुम उस क्वेश्चन के बारे में 2 मिनट बैठ के नहीं सोचते हो कि अगर इसमें एंगल ऐसा होता तो क्या होता, अगर एंगल वैसा होता तो क्या होता, अगर बहुत हाई वेलोसिटी पे फेंक देता तो क्या होता। तो अब अगर तुम ऐसा सोचने लग जाओगे तो तुम्हें चीजें मुश्किल नहीं दिखेंगी, तुम उसको एनालिटिकली समझ सकते हो कि हाँ ऐसा मोशन हो रहा है। मैथ्स करने बैठते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है बस मेरा आंसर, अरे शांति से बैठो तो सही, उस क्वेश्चन से बात तो करो कि क्या चाह रहा है वो। तो जब तुम तुम्हारे दिमाग को ग्रो करने दोगे तो तुम्हें पता चलेगा इट इज वेरी इजी। दूसरी चीज होती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से क्या होता है ना कि तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम फोकस कर ही नहीं सकते हो, कितनी ही कोशिश कर लो। देखो तुम्हारे घर का रास्ता यहां से होगा 10 मिनट का, कितनी देर का होगा, मान लेते हैं कि कोचिंग से घर आने में तुम्हें लगते हैं 10 मिनट। तुम में से कुछ लोग साइकिल से आते होगे, कुछ लोग बाइक से आते होगे, कुछ एक्टिवा से आते होगे, कुछ पैदल आते होगे। अब उस 10 मिनट के अंदर 10 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 10 × 60 दैट विल गिव यू 600 सेकेंड, ठीक है। देखो घड़ी देख के यहाँ आंख बंद करी मैंने, मानो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, अभी तुम्हारी आंख बंद है, अभी भी गाड़ी चला रहे हो तुम्हारी आंख बंद है, अभी भी गाड़ी चल रही है तुम्हारी आंख 10 सेकेंड 12 सेकेंड हुआ,
तो 10 सेकंड मान लेता हूं मैं, 10 सेकंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन था, मैंने सोचा कि नींद निकाल लेता हूं यार, तो 10/600 इंटू 100 दैट कम्स आउट टू बी 10/6। ठीक है, कितना होगा 10/6, लगभग 1.6%। मतलब 1.6% का डिस्ट्रैक्शन तुम्हें मौत के घाट उतार देगा, एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा। और तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर ऐसा सोचते हो दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा टीवी देखूंगा, 1 घंटा ही तो मोबाइल चलाता हूं, 1/24 इंटू 100, 2% का डिस्ट्रैक्शन भी तुम्हारे काम का नहीं है। अगर तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है ना, तुम बात कर रहे हो आईआईटी की, इसकी उसकी, तो फिर तुम्हारे पास स्कोप नहीं है डिस्ट्रैक्शन का, तुम्हारे पास बस पलक झपकने जितना ही स्कोप है, उसी में तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, अन्यथा तो क्रैश कर जाओगे भाई। ठीक है, तो इन केस तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे यार 1 घंटा के आदमी टीवी नहीं देखेगा क्या, तो फिर सपने बड़े मत देखो, फिर टीवी देखो, बढ़िया टीवी देखो, फिर वो टीवी के ऊपर बढ़िया बढ़िया पिक्चर आ रही है वो देखो, है कि नहीं। चलो, क्या इतनी बात क्लियर है, ये समझ में आ गई कहानी। तो यहां पर एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी मैंने ये देखी कि अगर कभी भी ये फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन कितना एंगल एक्स एक्सिस से बनाती है, तो वेलोसिटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पोजीशन से नहीं मिलेगा। पोजीशन से तभी मिल सकता है जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तब भी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और पोजीशन की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। पर मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो ऐसा जरूरी तो, इसीलिए काय का यूज करेंगे अपन? वेलोसिटी का। इसीलिए काय का यूज करेंगे अपन? तो अगर अपन देखें तो हम ये बोल सकते हैं इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन with x axis, then tan theta equals to vy upon। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर अगर अपन फिर से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा था? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वो तो अपन निकाल लेंगे। फाइंड द एंगल इट विल मेक विथ एक्स एक्सिस इनिशियली। ठीक है, तो अब अगर अपने को निकालना है कि वो एक्स एक्सिस के साथ इनिशियली कितना एंगल बना रहा था, तो उस केस में लेट थीटा बी द एंगल इट मेड विथ एक्स एक्सिस इनिशियली, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू uy अपॉन ux। तो uy की वैल्यू कितनी थी हमारे पास और ux की, तो इससे हमारे पास थीटा आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 4/3 भी लिख सकते हो, 53 डिग्री भी लिख सकते हो। ये कुछ बेसिक एंगल होते हैं तुम्हारे पास में, याद रख लेना कि साइन 37 डिग्री होता है 3/5, कॉस 37 डिग्री होता है 4/5, tan 37 डिग्री होता है, साइन 53 डिग्री एग्जैक्टली नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली है ना, 4/5, कॉस 53 डिग्री 90 माइनस थीटा से 3/5, और tan 53 डिग्री होता है मेरे पास में 4/3। क्या इतनी बात क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, कि वो किसी भी इंस्टेंट पे कितनी एंगल बनाएगा विथ
एक्स एक्सिस, ठीक है। मोशन ऑफ डायरेक्शन जो होगी वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल कैसे निकाला जाता है? वेलोसिटी से। कैसे? फिर अपन ने ये देख लिया कि हमारे कहने क्या हो रहा था, हमारे कहने ये हो रहा था कि, और क्या था क्वेश्चन में, क्या चाह रहे थे अपन? मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल स्पीड, वो तो हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि वो हो जाएगा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, वही वेक्टर वाले फॉर्म से, तो ये 5 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये थी एक बेसिक सी कहानी अगर कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन है। अब अपन वो 2 डायमेंशनल मोशन का पार्ट करेंगे जो सबसे 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 अहम और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट पार्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट पार्ट इज, अब प्रोजेक्टाइल मोशन 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? तुम्हें ऐसा लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के, पी लूं ना तुम्हारा पानी, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने से क्या होगा? क्या जहर डाला उसमें? तुमने वाटर ही नहीं धोई ना। देखो, मैं अमेरिका में पैदा होता तो बोलता लॉन्ग लिव अमेरिका, गॉड ब्लेस अमेरिका, ठीक है। पर मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इंडिया में पैदा हुआ, तो मैं तो बोलूंगा जय हिंद। तो अब हम क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े? क्योंकि जैसे ही रात को 1:30 बजे मैंने देखा कि इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे ग्रुप पे टुंग 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 टुंग, कुछ तो हुआ होगा दुनिया के अंदर, तो पता चला कि बमबारी हो गई, भाई साहब वहां पे उड़ा दिया गया, ठीक है। वहां पर जो आतंकवादियों ने थोड़े से सिंदूर जो उन्होंने हमला करा था उसके बदले तो उनको निपटा ही दिया बेचारों को रात को, ठीक है। तो अगेन उस मोशन को कैसे समझूं मैं? तो मैंने देखा कि वहां पर क्या हुआ है, एयरक्राफ्ट गया और उनने मिसाइल छोड़ी ना, ये बेस कैंप था आतंकवादियों का, उड़ा दिया। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फिर सुबह उनने क्या करा? सुबह उनने थोड़ी सी गोलाबारी करी होगी, तो अपने इधर से शांति तो बनाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो अपने इधर से फिर से क्या होगा कि एक टैंक आया होगा, वो टैंक से हमने क्या करा, फिर से एक गोला दागा उनको ऊपर, और इधर उनका बेस कैंप फिर से उड़ा दिया, ठीक है। दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन समझना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन अपन केवल और केवल इसलिए समझ रहे थे कि यार क्रिकेट के अंदर मैं कितने एंगल से हिट करूं कि बॉल कहां जाए। अब तो कितने एंगल से मारूं कि फट जाएगा, कैंप ही फूट जाए, ठीक है। कि कितने एंगल, कितनी वेलोसिटी से हमें गोली दागनी पड़ेगी और बारूद दागना पड़ेगा ताकि डायरेक्टली बेस कैंप इनका उड़ जाए भाई लोगों का, ठीक है, ठीक है। मतलब भाई लोग तो क्या ही है, ठीक है। चलो, तो ऐसा हो जाए इन लोगों के साथ में, ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने को तो जाना है ना कश्मीर घूमने, अपन थोड़ी बंद करेंगे कश्मीर घूमना, ठीक है ना। चलो, तो अब हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में यही जो मोशन होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पेशल का केस होता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे ये बोलता है कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी देकर और छोड़ देता हूं, ठीक है, तो जब तक मेरे हाथ में है, देखो फोर्स की एक कहानी होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स भैया, और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जब मैंने तुम्हारे कान के नीचे एक रख के दिया, ठीक है, जो मेरा काम नहीं है, तुम्हारे घर वालों का है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता हूं, मैं तुम्हारी आत्मा पे और दिमाग पे चोट पहुंचाता हूं, ठीक है। मैं तुम्हें बुरा बुरा फील करवा देता हूं या कभी कभी अच्छा अच्छा फील करवा देता हूं। देखो यार, अच्छा फील करना तो तुम्हारे अंदर है यार। देखो, जब मैं तुम्हें ऐसा बोलूंगा कि देखो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो तुम एग्जाम में फोड़ दोगे और तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, तो इसमें 2 ही तरह के रिएक्शन आ सकते हैं। एक वो अंदर से शांति वाला, भगवान कितनी बढ़िया जिंदगी है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब अपनी तो जिंदगी सेट है, तो वो आदमी अच्छा फील कर रहा है। और जो घर जाके टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, बाबू सोना जादू टोना कर रहा है, बस उसी को क्या लगेगा, बुरा लगेगा। उसको लगेगा अरे यार मैं तो डिस्ट्रैक्टेड हूं यार, तो बाबा अपना तो रिजल्ट है कि नहीं। तो बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ना। इसमें मैं कुछ कर रहा हूँ क्या? हाँ, मैं तो क्या हूं, मैं तो आईना, रिफ्लेक्शन है कि नहीं। इमेज, प्री इमेज की इमेज दिखाने का काम है मेरा, फंक्शन, ठीक है। चलो, तो अब अपन चर्चा करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, जिसके अंदर मैंने क्या करा है, मैं जब तक मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है तब तक तो मेरा हाथ उस पर फोर्स लगा रहा है, पर जैसे ही मैंने इस पेन को छोड़ दिया, अब उसके बाद दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, है ना।
ये अब ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो उसके बाद तो ये किसके इन्फ्लुएंस में जा रहा है, केवल और केवल ग्रेविटी, धरती माता। ठीक है, अगेन देखो ग्रेविटी भी वैसे ही काम करती है, जैसे तुम हो वैसी ग्रेविटी हम धरती माता कहते हैं, है कि नहीं। और जिनके कल रात को बेस कैंप टूटे, उनके फूटे इसीलिए हैं क्योंकि ग्रेविटी, अगर उनके यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती तो वो जो मिसाइल हमने छोड़ी वो नीचे थोड़ी जा पाती, जो हम गोला बारूद दाग रहे हैं वो नीचे थोड़ी जा पाता, है कि नहीं। ठीक है, तो अगेन मैं तो बोल रहा हूँ मदर इंडिया के अंदर वो गोली मार देती अपने लड़के को ही, क्योंकि वो नालायक होता है। वास्तव पिक्चर में भी संजय दत्त को गोली मार देती है, वो नालायक होता है। तो ठीक है कि नहीं, मतलब इतनी भी नालायकी मत कर लेना कभी। चलो, तो अब अगर अपन देखेंगे तो हमारे कहने क्या आएगा, हमारे कहने आएगा बहुत ही सुंदर, प्रोजेक्टाइल मौसम नहीं रे, मोशन। प्रद्युम्न बोले मौसम सही हो रहा, ठीक है। तो प्रद्युम्न प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे अपन। साइकिल बढ़िया चल रही तुम्हारी बगार, अरे भयंकर है ना, वाह यार कोई तो चला रहा है। तो अब अगर अपन देखेंगे तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is given some initial velocity and makes an angle theta with horizontal and then moves under the influence of gravity। ठीक है, केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन पे। तो इस तरह के मोशन को अपन क्या कहते हैं? अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जिसमें ग्राउंड टू ग्राउंड मार देंगे अपन, जो अपन टैंक लॉन्च कर रहे हैं, टैंक से बम मार दे रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, कि अपन ने अपना एयरक्राफ्ट लेके गए, यहाँ से बम छोड़ दिया, टूम बूम, ठीक है कि नहीं। तो अब अगर अपन देखेंगे तो भाई मतलब तारीफ के काबिल है भाई, सरकार कितना दिमाग लगाती है। पहले तो उन्होंने ऑपरेशन का नाम इतना गजब रख दिया है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अरे मैं बहुत खुश हुआ भाई, रात को आधे घंटे तक तो मैं उसको ही देखता रहा, सुबह उठ के मैं यही देख रहा था। चलो, तो अब हमारे पास में क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हम करेंगे किसके बारे में? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो हमने बोला कि यहाँ पर ये दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां पर कि मैं अपना बम लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने उसे लॉन्च करा और मैंने उसे इस डायरेक्शन के अंदर फेंक दिया। ये उसकी इनिशियल स्पीड दे दी मैंने उसे कुछ यू। ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या है, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है? नहीं, केवल वाई के अलोंग है। ये तो मेरी एक्स वाई प्लेन के अंदर है कहीं पे भी। ठीक है, उसको मैंने ऐसा छोड़ दिया। लेट्स से कि इनिशियली इट इज मेकिंग एंगल थीटा, इनिशियली इट इज मेकिंग एंगल। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या होगा? अब आप समझो कि ये काम अपन बचपन से करते आ रहे हैं, अपन बॉल बचपन से खेल रहे हैं, है ना, कि चलो अपन कैच कैच खेलेंगे। ठीक है, एक अतरंगी तरह का गेम जिसका कोई ना सर है ना पैर है कि नहीं, पर मजे आते हैं भाई, बहुत मजे आते हैं। क्या कैच कैच खेलने का जो आनंद है, ठीक है, क्योंकि बिना सर पैर का उसके अंदर कुछ लोग तो पॉइंट भी नहीं रखते हैं। कुछ होते हैं वो शुरू में पॉइंट रखते हैं, तूने जितने कैच छोड़ दिए तेरे उतने पॉइंट माइनस हो जाएंगे, या मेरे को उतने पॉइंट मिल जाएंगे। फिर 4-5 कैच के बाद में फिर बदला लेने की हीन भावना जागृत हो जाती है। फिर अगर कभी एक आध उनने यूं फेंका होता है जिसमें अपने को दौड़ के जाना पड़ता है, तो फिर अपन सामने वाले को सिर्फ दौड़ाते हैं। फिर अपन उसको यूं एक्टिंग करते हैं, उसको लगता है कि बहुत दूर जाएगी और यूं फेंक देते हैं, और फिर यूं खड़े होकर देखते हो भाग उधर भाग, है कि नहीं। ठीक है, बताओ यार, बदला लेने की हीन भावना भी गजब की भावना है। अच्छा, हीन तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेना भी चाहिए, है कि नहीं। तो अब अगर अपन देखें तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि इस ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी के साथ लॉन्च करा। ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा। तो क्या ये ऐसा का ऐसा चले जाएगा? देखो, ये पेन ऐसा का ऐसा तब जा रहा है जब मैंने इसको अपने हाथ से फोर्स दे रहा हूं, मैं उसको पकड़ के रखा है तो। पर अगर मैं उसको वेलोसिटी देके छोड़ देता तो यहां पर जो मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी यू दी, उसके कितने कंपोनेंट होंगे प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, नन्हे, और एक कंपोनेंट होगा उसका अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा।
और एक कंपोनेंट होगा उसका अलोंग y एक्सिस u sin थीटा। अभी अपन ने देखा था ना, जिधर एंगल थीटा बनता है उधर a cos थीटा होता है, जिधर एंगल थीटा नहीं बन रहा होता है उधर a sin। तो अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक u cos थीटा और एक u cos थीटा वाला कंपोनेंट उसको कहां लेके जाने की कोशिश करेगा आगे, और u sin थीटा वाला कहां ले जाने की कोशिश। अरे पर क्या वो ऊपर जाता ही जाएगा क्या? क्यों नहीं जाता जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी लगेगी। अगर ग्रेविटी नीचे लगेगी तो हमारे पास इनिशियली उसकी स्पीड ऊपर की डायरेक्शन में थी, फोर्स उस पर नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो रिटार्डेड मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? वो रिटार्डेड मोशन बहुत जरूरी है। बाय। तो हमारे पास में रिटार्डेड मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? कैसा मोशन करेगा? तो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर धीरे धीरे, पहले अपन ने कुछ स्पीड दी, मानो 10 की स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में गया, फिर उसकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? फिर वो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद में अब इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। वो इससे ऊपर क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि अब जो ग्रेविटी है, जो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है, उसने उसकी स्पीड को खा लिया है। ठीक है, ऐसा तब भी होता है जब आप क्या करते हो, जब आप सिर्फ मोटिवेशन पे भरोसा करते हो। तो ये आपका जीवन है जो आगे चलता ही जाएगा समय, और ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी एफिशिएंसी है। तो आपने क्या करा? सिर्फ मोटिवेशन पे ही भरोसा कर लिया। आपने क्या करा? सुबह उठ के एक मोटिवेशन लेक्चर देख लिया, है कि नहीं? मैंने तुम्हें थोड़ा सा चेत भवानी चेत कर दिया, तो मैंने तुम्हें वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड दे दी 10, पर डिस्ट्रैक्शन क्या है? ग्रेविटी, रिटार्डिंग फोर्स तुम्हें पीछे की तरफ खींच रहे। अब तुमने वो डिस्ट्रैक्शन को छोड़ा ही नहीं, तो क्या होगा? तुम एक लिमिट तक ही ऊपर, जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स होगा, उतनी कम ऊपर तक जा पाओगे। और फिर तुम किसकी डायरेक्शन में जाओगे? नीचे, डिस्ट्रैक्शन की डायरेक्शन में। फिर तुम बोलोगे थोड़ी देर ही तो टीवी देखना है, थोड़ी देर ही तो मोबाइल चलाना है, थोड़ी देर, और फिर तुम ध्वस्त। ठीक है, समय तो आगे, जीवन तो आगे, है कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? जीवन है। वर्टिकल मोशन क्या है? मोटिवेशन। पर अब अगर तुमने डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया तो तुम ऊपर 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 जाते जाओगे। जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऊपर जाओगे। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? है कि नहीं? तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो जीवन है हमारा, है कि नहीं जीवन? तो अब अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास में u cos थीटा वाला कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाएगा? आगे। u sin थीटा वाला कंपोनेंट कहां लेके जाएगा? ऊपर। और हमारे पास में ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी तो ऊपर की डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक टाइम के ऊपर वो स्पीड 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद में अब ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के, y एक्सिस के अलोंग ऊपर और नहीं जा पाएगा, फिर ग्रेविटी से अपनी दिशा में खींच लेगी और ये नीचे जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास दो अलग अलग मोशन हो रही हैं, हमारे कने कहीं हो रहा है नाना। एक मोशन हो रहा है जिसके अंदर ये सीधा जा रहा है। अब आगे की डायरेक्शन में तो कोई रिटार्डिंग फोर्स है ही नहीं, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, अलोंग एक्स एक्सिस तो कोई रिटार्डिंग फोर्स है नहीं, तो ये आगे जाता जा रहा है, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया। इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो मेरे पास में इस प्यारे से प्रोजेक्टाइल भैयू का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये इस पॉइंट पी के ऊपर फिर टप्पा खा जाएगा। ठीक है, बेस कैंप बूम। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर? अब मैंने तो इनिशियली एंगल थीटा पे उसको छोड़ दिया था, पर क्या वो वैसा ही जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सुंदर सी चीज है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत 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 दिन भर हमारे जीवन में प्रोजेक्टाइल मोशन ही लगता है। ठीक है, अब तुम्हारा जमाना चला गया, नहीं तो एक जमाना था, अभी भी तुम में से कोई हो बिल्कुल आशिक मिजाज, तो उस जमाने में क्या होता था? ऐसे नीचे खड़े होकर देखना पड़ता था कि सामने वाले की खिड़की की हाइट कितनी है। फिर अपने को एक बाटा लेना होता था, उसके ऊपर एक कागज लपेटना होता था, बाबू सोना जादू टोना जय माता दी, और फेंकना पड़ता था। ठीक है, तो अपने को ऐसा चाहिए कि वो डायरेक्टली उस खिड़की के अंदर से हिट करे। ठीक है, तो आपको एंगल चेक करना पड़ेगा, आपको स्पीड चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, कांच फूट गया तो फिर तो गया बाबू सोना जादू टोना, उसके पापा तुमको ही मारेंगे, उसको ही मारेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो टाटा। तो हमारे पास में क्या होता है? जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके अंदर हमारे पास में वेलोसिटी जो मैंने उसको इनिशियली दी, उसके कितने कंपोनेंट हैं? कितने कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट है उसका अलोंग एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट है उसका अलोंग एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो है उसकी वेलोसिटी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है।
अब तुम बोलोगे सर आपके हाथ का, अरे मैंने तो छोड़ दिया ना, मेरे छोड़ने के बाद में थोड़ी मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है ना। फिर अब उसके ऊपर केवल ग्रेविटी फोर्स लगा रही है जो नीचे की तरफ लगा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर? अब इस मोशन को स्टडी करने के लिए मैंने बोला कि हमें कितनी चीजें चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए होती थी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इनिशियली इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, वो तो अपने पास है ही सही, वो तो हमारे पास। अब इस मोशन को अगर मुझे स्टडी करना है तो मेरे पास दो तरीके, एक या तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में स्टडी कर लूंगा या फिर दो अलग अलग कंपोनेंट बना दूंगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कर दूंगा और मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कर दूंगा और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कहानी ये है कि अगर मैंने एक दिशा को पॉजिटिव लिया है तो दूसरी दिशा क्या हो जाएगी? एक दिशा को मैंने पॉजिटिव लिया है तो दूसरी दिशा क्या हो जाएगी? तो अब ना एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो वो केवल उधर ही उधर जा रही है, तो वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, इधर तो कुछ है नहीं। पर वाई एक्सिस के अलोंग मेरे पास थोड़ी सी समस्या हो गई कि पहले वो कहाँ जा रहा था, ऊपर, और फिर कहाँ जा रहा था। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ भी थी। तो उस केस में मेरे पास मोशन थोड़ा थोड़ा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा माइनस। तो फिर मेरे को एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और एक डायरेक्शन, तो ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो नीचे की डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूंगा तो नीचे की डायरेक्शन। अब अगर मैं इसी से मोशन को दो भागों में विभाजित कर देता हूं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप यहाँ पे चित्र के अंदर देखोगे तो हमारे पास में इनिशियली उसको जो वेलोसिटी दी थी वो u थी, पर वो जो u वेलोसिटी थी वो x और y कंपोनेंट दोनों की थी, है ना। वो वेलोसिटी इन द प्लेन थी, वो उसकी टोटल वेलोसिटी थी, पर उसके अंदर x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है हमारे पास केवल, और y एक्सिस के अलोंग कितनी है हमारे पास। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो हो जाएगी वो हो जाएगी u cos θ। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस देखूंगा तो वो हो जाएगी, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है क्योंकि हमारे पास में मेरे छोड़ देने के बाद x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स उसके ऊपर, x एक्सिस के अलोंग उस पे कोई फोर्स, तो x एक्सिस के अलोंग उस पे कोई फोर्स केवल और केवल किसके अलोंग लग रहा है, और y एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सेलरेशन है, जो रिटार्डेशन है, वो कौन सी डायरेक्शन में, नीचे। मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया इसीलिए u sin थीटा के आगे प्लस का साइन लगाया, तो नीचे की डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन अलोंग y हो जाएगी वो हो जाएगी, कहो हाँ या कहो हाँ, कहो हाँ या कहो हाँ। अब इसी तरह से अगर मैं देखूंगा तो ये दो पैरामीटर काफी है मेरे पास बाकी सब चीजों को निकालने के लिए। तो मुझे बस इतना सा लिखते आ गया तो मैं बाकी तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा? क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस g है। अब आप बोलोगे भैया g ऊपर लग जा रहे थे तब भी, अरे जब ऊपर जा रहे तब भी ग्रेविटी किधर लग रही है, जब नीचे आ रहे हो तब भी ग्रेविटी किधर लग रही है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डायरेक्टली, क्या ऐसा समझ में आया, क्या ऐसा समझ में। अब अपन सबसे पहले इसके अंदर देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अगर ये वाली लगाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये लग जाएगी इधर x के लिए, यस। y के लिए मुझे लगाना पड़ेगा तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी। इससे मेरे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन आ जाएगी, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और पोजीशन का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और पोजीशन का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और पोजीशन का। अगर मुझे इसी तरह से वेलोसिटी अलोंग x निकालनी होगी तो वो हो जाएगी ux प्लस ए एक्स इंटू टी। इससे मेरे पास किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी अलोंग x आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलोंग y निकालनी होगी तो वो हो जाएगी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इससे मेरे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी अलोंग y आ जाएगी। क्या इसमें किसी को कोई संदेह है? क्या इसमें किसी को कोई संदेह? वेरी इजी, वेरी आसान, वेरी इजी, वेरी आसान। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक एक करके सारी चीज़ों को फाइंड करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर फाइंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोजीशन p x, y at some instant of time t and also relation between x and y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उसके, और अपने को x और y कोऑर्डिनेट के अंदर क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है बे?
क्या निकालना है बे? तो आप इसको निकालने के लिए आपने बोला अपन मोशन को कितने भागों में विभाजित कर देंगे, मोशन को हर बार कितने भागों में विभाजित कर देंगे। एक मैं लूंगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक मैं लूंगा मोशन अलोंग, एक अपन लेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक लेंगे मोशन अलोंग। अब अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, u cos थीटा थी ना, बदल थोड़ी जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितनी है, एक्सेलरेशन अलोंग y। माइनस जी क्यों लिया था हमने गुड़िया, अरे वो गुड़िया वालों की आवाज नहीं आ रही इसलिए बोला गुड़िया भाई। माइनस जी क्यों लिया था बेटा, क्योंकि हमारे पास में ऊपर की डायरेक्शन के मोशन को पॉजिटिव लिया था और नीचे के डायरेक्शन के मोशन को नेगेटिव लिया था। ऊपर की डायरेक्शन का u sin थीटा अपन ने पॉजिटिव ले लिया, तो जो भी नीचे की डायरेक्शन के कंपोनेंट्स होंगे अब उनको क्या लेंगे अपन। तो अब हमारे पास में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई संदेह? अब मुझे क्या निकालना है, मुझे उसकी पोजीशन एट सम टाइम निकालना है। तो अगर मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा बोला है कि भाई ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके अंदर आपको t टाइम के ऊपर ये उसकी पोजीशन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x कॉमा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है। तो आपने बोला कि सर s इज इक्वल टू यू, मेरे पास कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y के लिए फॉर्मूला क्या होगा। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों के लिए अलग अलग लगा सकता हूँ कि नहीं, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों के लिए अलग अलग लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, अब अगर मैं इसको लगाऊंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा कि हमारे पास में x इक्वल्स टू यू एक्स कितना था हमारे पास, u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स 0 था इंटू टी स्क्वायर। तो इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा। ऐसे ही अगर मैं y की बात करूंगा तो वो हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ g था, वो एक्सेलरेशन था माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो y मेरे पास में आ जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ। तो इससे आपके पास x और y कोऑर्डिनेट आ गए। इससे क्या आ गया आपके पास में, इन टर्म्स ऑफ टाइम t। आपको ऐसा बोला जा सकता है कि एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, स्पीड 20 है, टाइम 5 सेकंड के बाद में निकालो उसका x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो अपन निकाल सकते हैं, है ना। क्या इतनी बात क्लियर है। ऐसा फॉर्मूला रटो मत, डेरिवेशन समझो, ठीक है। फॉर्मूले रटने मत बैठना, ठीक है। हार्डली इट विल टेक 1 और 2 मिनट, तुम 10 बार डेराइव कर लोगे, फिर उसके बाद तुम्हारी आत्मा में फॉर्मूले घुस जाना। फॉर्मूले रटने मत बैठना, इतनी बार डेरिवेशन करो, इतनी बार डेरिवेशन करो, इतनी बार डेरिवेशन करो, इतनी बार डेरिवेशन करो, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ उससे भी ज़्यादा बार करो, ठीक है। तो जाके फिर ये फॉर्मूले तुम्हारी आत्मा में घुस जाएंगे, तो रटने नहीं बैठना पड़ेंगे। चलो, तो इतनी बात क्लियर है। क्या इसमें किसी को कोई संदेह, क्या इसमें किसी को कोई संदेह, क्या इसमें किसी को कोई संदेह। अब मुझसे उन्होंने बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इन दोनों को जोड़ने वाली एक ही कड़ी है, वो क्या है, समय। तो अपन ने बोला कि इस वाले से मैं t की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगा x अपॉन, ये t को वहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास में कुल मिला के ऐसा आ जाएगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसा हो जाएगा। इसको अपन u से u की मृत्यु हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे अगर मैं देखूंगा तो y मेरे पास में आएगा x क्या इतनी बात क्लियर है। इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये होता है कि जो एक्स वाई के बीच में रिलेशन होगा। आप इसको देखोगे तो हमारे पास में इसको और थोड़ा बहु बेटी के लक्षण से लिखें अपन सुंदरता के साथ में, तो x मेरे पास में आएगा माइनस ऑफ जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा इंटू एक्स। आप इसे देखोगे तो ये इक्वेशन इस तरह से हो गई y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी हो गई।
अपन ने इसके अंदर पढ़ा था कि यहाँ पर देखो g को पॉजिटिव होगा, sec स्क्वायर थीटा पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव होगा, u स्क्वायर पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जब a नेगेटिव होता है तो ऐसा रोता हुआ चेहरा बनता है। इसका मतलब जो हमारे पास में y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में जो कोऑर्डिनेट्स को टच करूंगा तो ये कर्व बनेगा एंड दिस विल बी अ पैराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, तो देख लो ये पैराबोलिक बनाना। और इसके दो रूट्स है, एक रूट तो ये वाला हो गया, यहाँ पर y 0 है, अगर y 0 रखोगे x कॉमन आके x 0 आ जाएगा, एक रूट तो ओरिजिन हो गया। और एक ये दूसरा वाला रूट हो गया, यहाँ पर भी y 0 है और ये जो x की वैल्यू होगी इसके ऊपर वो होगी r, जिसे अपन बोलेंगे रेंज, जो आज आप बहुत बार टीवी पे सुनने वाले हो कि इस मिसाइल की मारक क्षमता थी इतनी, ठीक है, मारक क्षमता, ठीक है। और ये जो हमारे पास में वो है टैंक है, इस टैंक की मारक क्षमता है इतने किलोमीटर, ठीक है, मतलब कि जब उससे लॉन्च होगा तो कितने किलोमीटर तक चले जाएगा। जब वो मारक क्षमता की बात करेंगे तो वो बोलेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन ट्रेवल एंड दैट डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड एट 45 डिग्री, तो वो भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। देख लो तुम पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने को मिलेगा, तुमको टीवी पे थोड़ी देर न्यूज़ देख लोगे तो, ठीक है। तो न्यूज़ देखने की जरूरत ही नहीं, मैंने तुम्हें सारी न्यूज़ बता दी है, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस तुम्हारे पास में आ गया है, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है। अभी अपन ये भी निकाले कितने एंगल से मारेंगे तो कहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है। चलो तो अब अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन आ गया। अब मुझसे दूसरी चीज ये भी पूछी जा सकती है कि फाइंड द वेलोसिटी, ओहो हो क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वही दादा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at some instant of time t। तो अपन ने बोला अरे तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोशन को कितने भागों में विभाजित करना है, मोशन को कितने भागों में विभाजित करना है, दो, मोशन अलोंग और मोशन अलोंग y एक्सिस। तो अपन ने पहले लिख लिया मोशन अलोंग x एक्सिस, फिर लिख लिया मोशन अलोंग y एक्सिस। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितनी थी, u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अब अगर अपन एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस देखेंगे तो जीरो, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स, y एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, किसका लग रहा है, ग्रेविटी का। किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। ऊपर की डायरेक्शन को क्या लिया था अपन ने, पॉजिटिव, तो नीचे की डायरेक्शन क्या आएगी, तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस हो जाएगा -g। पर क्या निकालना है मुझे निकालना है वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है लल्ला, अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या एक्स एक्सिस के अलोंग अलग और वाई एक्सिस के अलोंग अलग अलग अप्लाई कर सकता हूँ, क्या बिल्कुल। जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग निकालूंगा तो मेरे पास में वेलोसिटी अलोंग एक्स आ जाएगी, है ना, और जब वाई के अलोंग लगाऊंगा तो वेलोसिटी अलोंग, तो ये हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स की वैल्यू यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू टी, तो मेरे पास वी एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर देखो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है ना भाई, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और वो चीज यहाँ पर आ भी गई कि हर टाइम पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, एक्स के अलोंग यू कॉस थीटा। और वी वाई अगर मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो इससे मेरे पास में वी वाई आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इससे मेरे पास में क्या आ गया, इससे मेरे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर वेलोसिटी आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसी के बदले मुझसे ऐसा भी बोला जा सकता था कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t find the angle made by direction of motion with x axis। तो मैं बोलता है कि भाई देखो, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करता हूं तो वो मोशन कुछ ऐसा था
किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो x, y थे, आप अगर ओरिजिन से इस पॉइंट x, y को जोड़ देते हो तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा. इज दिस द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन विद द x एक्सिस? नहीं, क्योंकि ये तो एंगल बना रहा है वो पॉइंट P, उसकी पोजीशन एंगल बना रही है ओरिजिन से. किससे बना रही है? पर मुझे तो एंगल निकालना है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन करेगा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है, और उसने जो x एक्सिस के साथ में एंगल बनाना है वो तो ये वाला एंगल थीटा बनाना है. और वो एंगल कैसे निकलेगा? वो एंगल ऐसे निकलेगा कि आपने बोला कि देखो भैया जी ये यहाँ पर जा रहा है, उसकी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? अपन मान लेते हैं कि वो कुछ एंगल थीटा, और थीटा तो अपन ने शुरू में ले लिया था, अपन फाई मान लेते हैं इसको. अपन मान लेते हैं कि वो कुछ एंगल कितना बना रहा है? फाई. वो कितना एंगल बना रहा है? सही है, ठीक है. तो इससे क्या होगा? तो आपने बोला कि आप जब वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट निकालोगे तो ये होगा आपके पास में कितना? v cos फाई. और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? है ना, दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं ना. अगर ये v है और ये वाला एंगल फाई है तो हॉरिजॉन्टल वाला v cos फाई हो जाएगा और वे वाला v होगा कि नहीं होगा? अब जब हमारे पास में ये वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो हमारे पास में ये जो v cos फाई है या v sin फाई है, इट इज वेलोसिटी अलोंग y, एंड v cos फाई क्या होगा? वेलोसिटी अलोंग एट एनी टाइम. अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ये इक्वेशन क्रमांक 1, ये इक्वेशन क्रमांक, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से जब डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा tan फाई विच विल बी vy अपॉन. क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? दिस इज नॉट द एंगल मेड विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के साथ. वो कौन सा एंगल है? वो तो फाई वाला एंगल. ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट टाइम फाइंड द एंगल फाई लिख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है ना. अल्फा तो किसने एंगल बनाया? उसकी पोजीशन ने ओरिजिन के साथ, उसका कोई लेना देना? डायरेक्शन ऑफ मोशन जो एंगल बनाएगा वो तो कैसे निकलता है? वेलोसिटी से, वो पोजीशन से. क्या ऐसा समझ में आ गया? अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो मेरे कने क्या आ रहा है? मेरे कने आ रहा है कि tan phi is equals to vy by vx. Since we are getting tan phi equals to vy by vx and we have already calculated the value of vy and vx in the terms of time t. So we know that, or I know that? We know that. है ना, अब तो तुम्हें भी पता है. तो vy was equals to uy minus gt, ये था ना, and vx was already equals to ux. तो ये हमारे पास में आया था u sin थीटा माइनस gt, और ये तो हमारे पास में आ गया था u cos थीटा. तो इसको यहाँ पे रख दूंगा तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास जो tan फाइस की वैल्यूज आएंगी वो कितनी आ जाएंगी? u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. लो, वेरी इजी, वेरी आसान. तो आप एंगल भी निकाल सकते हो. आप एंगल भी निकाल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता एग्जाम के अंदर. मैं तुम्हें सारी चीज़ें अलग अलग करके बता रहा हूँ. तुम्हें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक आता है एंगल निकालने का. जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी करोगे तो उसके अंदर बस यही क्वेश्चन आ जाता है कि वो जब बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बताओ कितना एंगल निकलेगा प्रज्ञा तिवारी, तिवारी में तिवारी. उसके बाद भी तुम कंफ्यूज हो रही हो कि कैसे निकालूं, कैसे निकालूं. उसकी उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी अलोंग एक्स, वेलोसिटी अलोंग वाई, वाई की वेलोसिटी अपॉन एक्स की वेलोसिटी, एंगल आ जाएगा. है ना. तो बस तुम्हें इतना सही करना है. ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इतने के अंदर. ठीक है, चलो अब इतनी बात क्लियर है हमारे पास. क्या इतनी बात क्लियर? तो हमने क्या क्या देखा? हम किसी भी इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन निकाल सकते थे. हम किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं. हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर x और y का रिलेशन निकाल सकते हैं. और हमने ऐसा पाया कि वो जो x और y का रिलेशन है वो कैसा है? क्वाड्रेटिक बन रहा है. क्वाड्रेटिक का जब कर्व बनाते हैं तो वो पैराबोला बनता है. इसीलिए पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकाल ली मजाक मजाक में. हमने अभी तक कछु दिमाग लगाया ही नहीं है. हमने तो हर केस में एक ही काम करा है. क्या करा? मोशन को दो भागों में, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कर दिया, मोशन अलोंग वाई एक्सिस अलग कर दिया. एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u cos थीटा. एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना था? 0. वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा, एक्सेलरेशन था -g. बाकी जो भी निकालना है वो अपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकाल दिया. क्या इसमें किसी को कोई संदेह? अब अपन दो तीन अलग अलग पॉइंट्स देखते हैं कि हमारे पास में जब प्रोजेक्टाइल मोशन जाएगा तो इससे रिलेटेड कितनी चीजें होंगी. ठीक है, क्योंकि फिर से अपन जैसे ही न्यूज़ खोलेंगे तो उसके अंदर न्यूज़ में आएगा
कि अगर कभी दुश्मन की तरफ से भी लड़ाकू विमान आए तो हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो इतनी हाइट तक की मारक क्षमता रखती हैं, तो दैट इज द मैक्सिमम हाइट, है ना, जिसके ऊपर वो मारेंगे। ठीक है, अब वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीधे के सीधे मारे, वो तो पहले ही मार देंगे ना कि इधर को आन दो अपनी पाले में, उधर ही निपटा दो, है कि नहीं। तो दैट वुड बी द मैक्सिमम हाइट जिसके ऊपर वो जा सकता है कि इतने एंगल पे रखेंगे, इतनी स्पीड से फेंकेंगे तो कहां तक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? तो ऐसे ही अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास में एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मेरे पास में कैसा मोशन है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ अलग अलग बिंदु आ जाएंगे, उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है O, जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जहां से मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंका। एक मेरे पास पॉइंट A है, दैट इज मैक्सिमम हाइट बोल लो या हाइट बोल लो, है ना। और एक ये पॉइंट B है, ये क्या दिखा रहा है, कितनी दूर तक की मारक क्षमता है, दैट इज हमारे पास। क्या इसमें किसी को कोई संदेह? ठीक है, अब इन सभी बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं कि इन बिंदुओं की खासियत क्या होगी। अब देखो, मैंने बोला कि मेरे पास में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ऐसा करके ऐसा जा रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट उसे कहां लेके जा रहा है और एक कंपोनेंट कहां लेके जा रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है आगे ले जाने वाला, इसको तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ऊपर वाला कंपोनेंट पहले क्या करता जाएगा, वो ऊपर ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कौन सी वाली वेलोसिटी, जीरो होगी, टोटल वेलोसिटी नहीं, एक्स वाली वेलोसिटी, कौन सी वाली वेलोसिटी। तो अगर मैं ए वाले पॉइंट को देखूंगा तो वहां पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्या इतनी बात क्लियर। फिर यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट पी देखा था, तो मैं जैसे जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा बढ़ता जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेरे पास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम पे पहुंच गया, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट को ही अपन ने हाइट बोला है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ता ही जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता जा रहा है, 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 क्या होता है। और यहाँ पर बी वाले पॉइंट के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट फिर से कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया। दिस इज व्हाट मोटिवेशन डज टू यू। इसीलिए स्टार्ट गेटिंग सेल्फ मोटिवेटेड। डिसिप्लिन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, सिर्फ चेत भवानी चेत इज नॉट द की। तुम ऐसा एक दिन जरा भाई ये कर लेगा वो कर लेगा, पूरी रात नहीं सोएगा और पढ़ लेगा, अरे कुछ नहीं होगा, 3 दिन तक तेरे आज सो जाता हूँ, तीसरा दिन ही तो है ना। तो वो क्या है कि वो बेसिक रूल होता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, है ना। इतनी जल्दी क्यों करता है मूर्ख, कभी जीना है बरसों। पर एग्जाम थोड़ी नहीं 5-10 साल, ये नहीं सुना तुमने, ठीक है ना। यही तो जीवन का आधार होता है कुछ लोगों का, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोकास्टिनेट करना, है ना। अब मेरे को क्या इंग्लिश आती नहीं थी, तो हमने तो यही सुन लिया था, ठीक है। और फिर कुछ होते हैं वो सोचते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है कि नहीं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे को कौन सा जीवन जीना है, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो अब बी वाले पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट पहले बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर कम होता गया कम होता गया कम होता गया कम होता गया, और वो जैसे ही नीचे आ जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो। वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो बी वाले पॉइंट के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर। एंड दिस इज द बेसिक नियम जिससे कि मैं हाइट डिराइव कर सकता हूँ, जिससे मैं रेंज डिराइव कर सकता हूँ, जिससे मैं यहाँ वाला टाइम भी निकाल सकता हूँ। यहाँ के टाइम को मैं स्मॉल t1 बोल लेता हूँ, और ये वाला जो टाइम होगा इसे अपन कैपिटल T बोल लेते हैं, जिसे अपन बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर तक उड़ रहा था। क्या बोलेंगे अपन, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो रेंज के बराबर हो जाएगा, ये वाले पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, r,0, है ना। क्या इतनी बात क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, क्या मुझे वेलोसिटी अलोंग xy कोऑर्डिनेट निकालते आती है, किसी भी टाइम पे आती है। क्या मुझे x और y कोऑर्डिनेट इन द टर्म्स ऑफ टाइम t निकालना आता है, निकालना आता है। मुझे क्या करना है, मुझे वो सारी वैल्यूज के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हम इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, हम मोशन को कितने भागों में विभाजित करेंगे, कितने भागों में विभाजित,
एक होगा हमारे करने मोशन अलोंग, एक होगा हमारे करने मोशन अलोंग, एक होगा हमारे करने मोशन अलोंग, कुछ है उसमें? अच्छा ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कर देते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस अलग कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले अपन करते हैं डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, जिसको अपन h से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कब है? वो कब है जब vy इक्वल टू, तो मेरे पास दो इक्वेशन मोशन है। एक मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ vy स्क्वायर वॉज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2 ay इंटू एस वाई, सिंस एट पॉइंट क्या लिया था अपन ने? ए लिया था, वो ए वाला पॉइंट लिया था। सिंस एट ए हमारे पास vy कितना हो जाएगा? ठीक है, और हमारे पास में एस वाई की वैल्यू कितनी हो रही है? h। ऊपर की डायरेक्शन में ये ना, ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई एक्सिस का, तो अपन y को क्या लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे, तो h ले लेंगे। और हमारे पास में एक्सेलरेशन अलोंग y कितनी है? -g। वो तो अपने पास ऊपर है, इसे बार बार क्यों लिख रहे हैं अपन। अब अपन ये दो वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? देखो vy स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, uy की वैल्यू है 2 एज इट इज, ay कितना है? -g, और sy डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? हाइट के बराबर। तो अब अगर अपन इसको देखेंगे तो मेरे पास प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, नन्हे और खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हो तुम्हें। इतने प्यार से वहाँ घर वाले बोलते तुम्हें प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, नन्हे और मुन्ने बच्चे, आ बेटा खाना खा ले। हैं चलो कोई बात नहीं, वो असली प्यार करते हैं ना, मेरा तो दिखावे का है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में। अब ये माइनस वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, ऐसा पता है ना तुम्हें। तो हमारे करने क्या हो जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा 2gh इक्वल्स टू, तो h हो जाएगा हमारे पास, ये आ गई मैक्सिमम हाइट। ये क्या आ गई? वेरी इजी, वेरी आसान, वेरी इजी, वेरी आसान। आया भाई प्यारे बच्चों समझ में? कितने बच्चों को समझ में आएगा? करना ही क्या है अपने को, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी अलोंग y 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो पहले वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी है कुछ y के अलोंग, फिर वो ऊपर जा के थक जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन उसे नीचे खींच रहे हैं, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही, तो ये दिस इज द मैक्सिमम हाइट इट कैन अटेंड। ठीक है, फिर वो नीचे आने लग जाएगा। तो जब ये ऊपर जा ही नहीं रहा, मतलब कि इस एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। y के अलोंग वेलोसिटी 0 हो गई, तो vy को अपन ने क्या रख दिया? 0 रख दिया, और तो कछु दिमाग अपन ने नहीं लगाया। उससे अपन ने sy की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी, फाइनल वेलोसिटी थी। मैंने तुम्हें बोला कि अगर एक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है तो तुम्हें कितने वेरिएबल चाहिए? 3। अब तुमने बोला कि सर क्या अपन टाइम निकाल सकते हैं? तो अपन निकाल लेंगे, टाइम भी तुमसे बढ़कर है क्या? बोलो मुझे। टाइम टू रीच एट ए, तो टाइम टू रीच एट ए जो होगा मेरे पास में, अगेन vy कितना है? ठीक है, लेट्स से उस टाइम को अपन ने t1 लिखा था, तो मेरे पास में आएगा vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी, तो 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी t1, तो इससे t1 आ जाएगा u साइन थीटा बाय जी। ये टाइम भी आ गया ए तक पहुंचने के लिए। अब अपन चलते हैं बी पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों? अब अपन चलते हैं बी पॉइंट के ऊपर। जब मैं बी पॉइंट की चर्चा करूंगा, कौन से पॉइंट की चर्चा करूंगा? जब मैं बी पॉइंट की चर्चा करूंगा, कौन से पॉइंट की चर्चा करूंगा? बी पॉइंट के ऊपर अपने पास में टू फाइंड द रेंज, टू फाइंड रेंज। अब मुझे अगर रेंज निकालना है तो फॉर पॉइंट बी मेरे पास क्या है? y इक्वल टू कितना है? y कितना है? y कितना है? 0। अब अपन ने देखा था कि y की वैल्यू थी मेरे पास u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है ना। s ऑफ y वॉज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इससे अगर मैं निकालूंगा तो इतना आ जाएगा। अब मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू 0, तो मेरे पास आएगा 0 इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस वाले को इधर ले आओ, तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, एक तो टाइम जीरो होगा तो यहाँ पे तो जीरो हो नहीं रहा, इसलिए मैं जीरो को टी से कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास में इससे जो वैल्यू आएगी उस टाइम को अपन ने कैसे से रिप्रेजेंट करा था, कैपिटल टी से, तो मेरे पास कैपिटल टी की वैल्यू आएगी 2 ऊपर चल जाएगा, जी नीचे, तो टाइम आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी, जिसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर तक उड़ेगा? क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? अब इसी टाइम ऑफ फ्लाइट की मदद से अपन रेंज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेंज का मतलब है कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो निकालने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू। अब सिंस मेरे पास में क्या क्या चीज़ें, रेंज निकालने के लिए मैंने बोला कि भाई हमारे पास टाइम आ गया था, वो कितना आया था, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स आ गई थी, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स था, तो हमारे पास में और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स जो था वो किसके बराबर था, तो s इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। इसके अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी, और बाकी तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी जीरो है, मल्टीप्लिकेशन वाले सब जीरो हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ जाएगा, वो होता है साइन 2a होता है 2 साइन कॉस। इससे अगर आप प्यारे बच्चों देखोगे तो मेरे पास यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये आ गई आपके पास रेंज। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, आपने मैक्सिमम हाइट निकाल ली, आपने उसकी हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको करना ही कितना है, मोशन को कितने भागों में विभाजित करना है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग। तो अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास में पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, देखो अगर तुम इस पूरा डेरिवेशन कॉपी में कर लोगे तो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो बात तुम्हारे दिमाग के अंदर एकदम फिट हो जाएगी। अगर तुमने पूरी क्लास भी ध्यान से अटेंड करी होगी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हम एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस फेंक देते हैं, तो वो कहता है केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाता है, केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। यहाँ पर इस फिगर के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ फेंक दिया, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसको डिराइव करने के, इससे रिलेटेड सारी चीजों को डिराइव करने के लिए हमारे पास में क्या करना है, हमें मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू को देखूंगा तो मैंने क्या करा, मैंने उसका एक कंपोनेंट निकाल लिया अलोंग एक्स एक्सिस, यू cos थीटा हो जाएगा, ये वाला यू sin थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी यू cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगी यू sin थीटा। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस -g हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लूं। ये दो चीजों से बेसिस पे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो मुझे x और y के बीच में रिलेशन निकाला, तो s = ut + ½ at² होता है, वही मैं x एक्सिस के लिए लगा दूंगा, वही मैं y एक्सिस के लिए लगा दूंगा। तो जब मैं x के लिए लगाऊंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा * t, और y एक्सिस के लिए जब मैं लगाऊंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा * t -½ gt²। इधर से मैं t की वैल्यू निकालूंगा जब मैं x एक्सिस वाले के लिए, तो वो हो जाएगी x/u cos थीटा, वो वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दूंगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा * x/u cos थीटा -½ x²
कॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। अब इसी के अंदर अगर मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास में पॉइंट ए के ऊपर आती है, और पॉइंट ए की खासियत ये होती है कि हमारे पास में जब वो वाई एक्सिस के अलाउंग इसके ऊपर नहीं जा सकता, मतलब वाई एक्सिस के अलाउंग उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। अगर अपन वाई एक्सिस के अलाउंग वेलोसिटी देखेंगे तो वी वाई की वैल्यू होती है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला, तो वी वाई हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वी वाई हो जाएगा मेरे पास, यू वाई जो था मेरे पास वो यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। अब वी वाई को अगर मैं 0 रख दूंगा तो माइनस का जी टी इधर आ जाएगा, प्लस का जी टी हो जाएगा, उससे मेरे पास टाइम आ जाएगा कि किस टाइम पे वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा। दूसरी इक्वेशन मेरे पास में होती है वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू एस वाई। अब एस वाई जो हो जाएगा वो मेरे पास हाइट हो जाएगी, ए वाई मेरे पास माइनस जी हो जाएगा, और वी वाई का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो उससे मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2g इंटू एच, तो उससे हाइट आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर मुझे मैक्सिमम रेंज निकालना है कि वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू मेरे पास में होगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, उसके अंदर मैं y को 0 रख दूंगा तो मेरे पास में आएगा यू वाई दैट इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए वाई जो था मेरे पास में जी था, तो माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, उससे मैं टी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरे पास ये माइनस वाले को इधर ले जाना और ये 2 को इधर ले जाना, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2u sin थीटा बाय जी, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद में मैं एक्स एक्सिस के मोशन को देखूंगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू 0 है तो हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मेरे पास में जो x हो जाएगा वो r हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा इंटू टी, और t की वैल्यू थी 2u sin थीटा बाय जी, तो 2 तो हमारे पास में बाहर आ गया, sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, u इंटू u स्क्वायर होता है, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। तो इससे आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सारे के सारे डेरिवेशंस हो जाएंगे। अब हमारे पास में sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, पर sin 180 माइनस थीटा जो होता है वो वापस से sin थीटा हो जाता है। तो इसीलिए जब आप रेंज के अंदर देखते हैं तो आपके पास में मैंने बोला कि मेरे पास दो एंगल है, एक एंगल थीटा है और एक है 90 माइनस थीटा, तो इसके ऊपर जो मेरे पास रेंज होगी R1 वो हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और इस पे जो रेंज होगी R2 वो होगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बाय जी, तो मेरे पास R2 की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी, तो इससे मेरे पास R2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, क्योंकि साइन 180 माइनस अल्फा जो होता है वो साइन अल्फा ही होता है, तो इससे मेरे पास में आ जाएगा R1 इक्वल्स टू R2। तो रेंज सेम होगी, आप 30 डिग्री पे हमला करो या 60 डिग्री पे करो, ठीक है, उसकी रेंज क्या आएगी आपके पास में हमेशा सेम आएगी, हाइट अलग अलग आएगी, 30 डिग्री पे कम हाइट आएगी, 60 डिग्री पे हाइट ज्यादा आएगी, पर रेंज क्या आएगी आपके पास सेम आएगी। तो ये हमारे पास में होता है बेसिक ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन और बेसिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या इतनी बात क्लियर? आपको करना ही कितना है मोशन को, इतना कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। तो आज के आनंद की